हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। आज हम लोग का कक्षा 7 का मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट होता है और हमारा यहीं पे सिलेबस भी कंप्लीट होता है। हमने इस सीरीज में पूरे चैप्टर को कवर किया है, एक से लेकर के जितने भी चैप्टर यहाँ पे कराए गए हैं 21 चैप्टर हैं, 21 पूरे चैप्टर को कवर किया है। आप सर्वोदय गुरुकुल नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे तो 1 से लेकर के 21 पार्ट तक का आपका एक्सरसाइज कराया गया है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 21। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी लोग का कक्षा 7 का मंजरी पाठ्य पुस्तक हिंदी का आज सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। आज ये लास्ट चैप्टर है। इसी प्रकार से और भी जब सब्जेक्ट हैं उसके भी धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आगे हम और भी सब्जेक्ट लाने वाले जैसे मैथ्स, साइंस और जो भी कठिन सब्जेक्ट होते हैं उसके विषय में हम एक प्रश्न कराएंगे यहाँ पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है पद्यांश से। पद्यांश हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। महामना मदन मोहन मालवीय डैश प्रदान किया गया। आप सभी लोग अपने बुक में इस पद्यांश को देखेंगे और यहाँ से इसका जो व्याख्या कराया जाएगा वो हम करा रहे हैं, ठीक है। उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब अगली हेडिंग हमारी होगी व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में मालवीय जी के हिंदुत्व के प्रति जो विचार थे उसकी विवेचना की गई है। मालवीय जी हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। वे भारत के सभी समस्याओं का समाधान हिंदू धर्म का पुनरुत्थान मानते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म ही वह धर्म है जो विश्व बंधुत्व की भावना को परिपुष्ट करता है, और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो विश्व में जो हिंदुत्व की भावना को यानी विश्व बंधुत्व की भावना को परिपुष्ट करे। हिंदू एक ऐसा ही धर्म है जो कि विश्व बंधुत्व की भावना को परिपुष्ट करता है। वह चाहते थे कि संपूर्ण विश्व में भाईचारा स्थापित हो। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने इसी स्वप्न को पूरा करने में समर्पित कर दिया और इसके लिए कई संस्थान व संगठनों का भी निर्माण कराया। बच्चों यहाँ पे पद्यांश कंप्लीट होता है। अब हम इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मालवीय जी ने अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया। पता लगाइए कि वे समाचार पत्र कौन कौन से थे। यानी कि जो मालवीय जी थे वो कई समाचार पत्रों का संपादन किए थे। हमें लिखना है वो कौन कौन से समाचार पत्र थे। तो आइए देखते हैं उत्तर में। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान अभ्युदय, लीडर, भारत मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन ओपिनियन तथा सनातन धर्म नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। ये सब आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे और याद भी करते रहिएगा। महामना जी ने कौन कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदुस्तान, दूसरा है अभ्युदय, तीसरा है लीडर, चौथा है भारत, पांचवा है मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन ओपिनियन तथा सनातन धर्म। अगला प्रश्न है, मालवीय जी ने तत्कालीन समाज की समस्याओं पर आवाज़ उठाई। आपके विचार से तत्कालीन समाज में क्या क्या समस्याएं रही होंगी जिन पर उन्होंने आवाज़ उठाई। उत्तर में लिखेंगे
तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी समस्या थी ब्रिटिश शासन। मालवीय जी ने ब्रिटिश शासन की नीतियों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो सका। अभी आपने हाल ही में ही 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तत्कालीन समाज में और भी कई समस्याएं व्याप्त थी, जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, स्त्रियों की दुर्बल स्थिति, अशिक्षा, बाल विवाह आदि। उन्होंने पौराणिक उदाहरणों द्वारा अस्पृश्यता को कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा बताया। वे स्त्रियों को सबल बनाना चाहते थे। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को मिटा दें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधा है। वे बाल विवाह के विरोधी थे और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तत्कालीन समाज अशिक्षा के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने इस दिशा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने विघटित हो रहे हिंदू धर्म के उत्थान और पुनरुद्धार के लिए भी अनेक कार्य किए। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा गया। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, जिस प्रकार जन्म लेने वाली माँ हमें अपना दूध पिला कर ही कुछ सालों तक पालती पोसती है, उसी प्रकार हम जीवन पर्यंत गाय के दूध का या दूध से बने अन्य उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मेरे विचार से ये उचित ही है, क्योंकि दूध पिलाकर पालना पोषण तो माँ ही कर सकती है। इस कारण गाय हमारी सही मायने में माता है, जिसका दूध शुद्ध, मीठा, स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और अनेक रोगों को मिटाने वाला होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, मालवीय जी ने सभी के लिए शिक्षा की बात कही थी। आज सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत इसे पूरे देश में लागू कर दिया। कल्पना कीजिए जब यह व्यवस्था नहीं रही होगी, शिक्षा प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती होंगी, लिखिए। तो बच्चों, आज के समय में आप देख रहे हैं राइट टू एजुकेशन है, सभी को शिक्षा मिले, सभी का शिक्षा का सभी को अधिकार है शिक्षा के। लेकिन इनके समय में ये सब राइट टू एजुकेशन था नहीं, शिक्षा का अधिकार किसी को था नहीं। जो बड़े घराने बड़े लोग थे उनको ही सिर्फ शिक्षा मिलती थी और छोटे लोगों को नहीं मिलती थी। जैसे आपने देखा अस्पृश्यता, छुआछूत की उस समय ज़्यादा समस्या थी, बाल विवाह का प्रचलन था। तो इस प्रकार से उस समय जो हमारे समाज में कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया इन्होंने। और उस समय इन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया कि मतलब कि सबको शिक्षा मिले, हर को सभी को मिले। तो वही सोच के उनको लिखना, अगर उस समय अगर इस जो उस दौर में कंडीशन था वही कंडीशन प्रेजेंट टाइम में होता है तो कैसी होती है। तो आइए देखते हैं। जिस समय देश में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उस समय देश के अधिकांश लोग, खासकर गरीब तबके के लोग, शिक्षा से वंचित रह जाते थे। आज भी देखते होंगे कुछ ऐसे समाज हैं जिनको शिक्षा से वंचित होना पड़ जा रहा है। फिर भी अगर हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन तो है, लेकिन फिर भी देख रहे होंगे कुछ समाज ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं या उन लोग को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती, वे भी अनपढ़ रह जाती थी। गरीब समाज के लोगों को शिक्षा पाने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता था। विद्यालय बहुत दूर दूर होते थे, जहाँ रोज़ समय पर पहुँचना ही एक चुनौती थी। विद्यालय इतने दूर होते थे उस समय कि वहाँ पर पहुँचना क्या है बहुत ही बड़ी चुनौती होती थी। अगर कोई पहुँच भी जाता था तो आने जाने में इतना थकान हो जाती थी, वो पढ़ भी नहीं पाता था। तो उस समय का कंडीशन आज के समय में बहुत ही डिफरेंस है। साथ ही उस समय यातायात के साधन भी इतने विकसित नहीं थे, फलतः लोगों को शिक्षा लेने अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। प्रश्न नंबर 4, मालवीय जी चाहते थे कि गंगा की धारा को कहीं रोका ना जाए, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि संस्कृत की धारा है।
आज गंगा प्रदूषण की शिकार हो गई है। सोचिए जिस दिन गंगा नहीं रहेगी उस दिन क्या होगा। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, यहाँ पे कवि जो मतलब कि मालवीय जी चाहते थे जो गंगा की धारा है उसको रोका ना जाए, क्योंकि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि संस्कृति की धारा है। आज तो गंगा ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, प्रदूषण का शिकार हो गई। उसमें नाले, जो गटर के नाले होते हैं उसमें छोड़े जा रहे हैं, उसका पानी दूषित होता जा रहा है। तो सोचिए जिस दिन गंगा नहीं रही, जिस दिन सोचिए अपने मन में विचार लाइए, जिस दिन मान लीजिए गंगा ना रहे तो उस दिन क्या होगा। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं हमें उत्तर में क्या लिखना है। अपने मन से भी आप लिख के सोच के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है उसको भी देख सकते हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे जिस दिन गंगा नहीं रहेगी वह दिन गंगा में आस्था रखने वाले लोगों के लिए प्रलय का दिन होगा। गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, गंगा नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं। हिंदू धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा। यही नहीं, उत्तर भारत के जनजीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, उद्योग मिट जाएंगे, कृषि उत्पादन दुष्प्रभावित होगा। गंगा का नहीं होना मतलब उत्तर भारत का पतन। जिस दिन गंगा नहीं होगी उस दिन की कल्पना भी भयावह है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार में वर्तमान समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या है। आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है उसका जो एक्सपोनेंशियल यानी कि बहुत ही तेज़ उसका ग्रो हो रहा है। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना, जिससे उसके बाद गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे गरीबी बढ़ेगी, अशिक्षा बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी होगा। गंदी राजनीति, सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं जिससे हमारा वर्तमान भारतीय समाज बुरी तरह से प्रभावित है। इन समस्याओं का पहला समाधान है जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर इन समस्याओं को हमको निदान पाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो भविष्य में जो स्थिति है लोगों की, बेरोजगारी की, अशिक्षा की और जितने भी भ्रष्टाचार की है, गंदी राजनीति की है, भविष्य में ये भयावह हो सकती है, बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो सबसे पहले हमें इन समस्याओं को अगर निपटना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। जिससे क्या होगा? शिक्षा को सबके लिए सहज एवं सुलभ बनाना। दूसरा हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो शिक्षा है वो सबको मिले और सहज एवं सुलभ आसानी से मिल सके। रोजगार की उचित व्यवस्था करना। अगर जनसंख्या नियंत्रित होगा, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे, कम लोग होंगे तो रोजगार सबको मिल पाएगा। भ्रष्टाचार पर कठोरता से रोक लगाना। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर भी रोक लगाना ये हमारा कर्तव्य है। प्रदूषण कम करने के लिए सभी नागरिकों को स्वयं जागरूक होकर इस दिशा में बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना इत्यादि। तो जो प्रदूषण है प्रेजेंट टाइम में उसको दूर करने के लिए एक लोग को सिर्फ नहीं उठाना है बेड़ा, सभी लोग को मिलकर उठाना है। आप अगर अपने आसपास गंदगी देख रहे हैं तो उसको आप साफ़ करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास साफ़ करने आए तभी साफ़ हो। अगर आप सब लोग धीरे धीरे करने लगेंगे तो गंदगी रह ही नहीं जाएगी और किसी एक के ऊपर छोड़ देंगे तो कितना बेचारा साफ़ करेगा। तो आप लोग इसके लिए जागरूक होइए, दूसरों को बताइए कि आप उसके साथ साथ अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं समाज भी आपसे सीखकर वो चीज़ करने की कोशिश करता है। आप अगर कहीं पे जगह देखते हैं कहीं पे साफ़ सफाई होती है तो कितना अच्छा लगता है। तो आप सभी लोग उस पर भी ध्यान दीजिए। आप अभी छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग अपने मन में अभी से लाएंगे, सफाई के प्रति सचेत रहेंगे और अपने भविष्य में जनसंख्या कंट्रोल के लिए सबसे बड़ी बात है उसको भी ध्यान में रखते रहिए और सबको बताते भी चलिए, सबको अवेयरनेस करते चलिए
कि आप जनसंख्या को कंट्रोल करिए, जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़ाइए। अपने समाज में बता सकते हैं, जो भी हो आगे चढ़ के आगे जा कर के किसी से भी डिस्कशन कर सकते हैं विषय में, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, सब कुछ जानकारी आप दे सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनके माता पिता का क्या नाम है? तो हमें जो महामना मदन मोहन मालवीय जी हैं उनका हमके जन्म स्थान बताना है इस क्वेश्चन में, और उनके माता पिता का भी नाम बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता का नाम श्रीमती मोना देवी था। क्या नाम था बच्चों? पिता थे ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता थी मोना देवी। 25 दिसंबर 1861 में प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर सेकंड है, मदन मोहन और उनके वंशज मालवीय क्यों कहे गए? जो मदन मोहन थे और उनके जो वंशज थे वो मालवीय क्यों कहे गए? उनके अपने सरनेम में उनके वंशज में मालवीय क्यों लगाते थे? इसका आंसर हमें यहाँ पे देना है। तो उत्तर में देखेंगे बच्चों, आइए। मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे। स्थानीयवाची यानी कि मल्लई अथवा चौबे उपनाम से जाने गए। मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन मालवीय बनाया, तब से सारे मल्लई मालवीय कहे जाने लगे। तो दोस्तों आपने देखा बच्चों, आपने देखा जो 15वीं शताब्दी से उनके पूर्वज थे वो मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे, और स्थानवाची यानी कि उनके जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे उनको मल्लई अथवा चौबे उपनाम से जाना गया। मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन मालवीय बनाया गया। जो मल्लई शब्द था उसको क्या बना दिया गया? मालवीय शब्द बना दिया गया। इस प्रकार से उनके जो पूर्वज कहलाए वो क्या कहलाए? मालवीय कहलाए। प्रश्न नंबर 3 है, मालवीय जी के जन्म के समय भारत की स्थिति कैसी थी? उत्तर में लिखेंगे महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नव जागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ वह समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत देश को उसकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चेतना की ओर लौटने के लिए प्रयासरत थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों? उत्तर में लिखेंगे महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को माना है, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और मालवीय जी इस धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। प्रश्न नंबर 5, महामना मालवीय का दिवा स्वप्न क्या था? मतलब उनके कहने का यहाँ पे तात्पर्य है उनका सपना क्या था, भारत के लिए क्या सपना था? या क्या आप सोचते थे कि भारत ऐसा हो, तो उनका कोई एक किसी का सपना रहता है, उसी प्रकार उनका भी कोई सपना था कि ये चीज़ हमें लाना है, ये चीज़ हमें किसी के माध्यम से नव जागरण काल के माध्यम से अपने देश के लिए लाना है। तो उत्तर में लिखेंगे महामना मालवीय जी का दिवा स्वप्न था हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा विश्व बंधुत्व की भाव जो जागृत करना। वो मानते थे जो एक ही धर्म है जो विश्व बंधुत्व की भावना की बात करता है, तो इसलिए इनका स्वप्न भी था कि वो हिंदू दर्शन के द्वारा विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत कर सकें। प्रश्न नंबर 6, उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली किन किन समस्याओं पर कुठाराघात किया? तो उत्तर में लिखेंगे मालवीय जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, अस्पृश्यता, बाल विवाह, स्त्री को अशिक्षित और कमज़ोर बनाए रखने जैसी कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया, यानी कि उस पर चोट की है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये चीज़ समाज में नहीं होनी चाहिए, छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए, अस्पृश्यता की भावना नहीं होनी चाहिए,
बाल विवाह नहीं होना चाहिए, स्त्री को अशिक्षित नहीं रखना चाहिए और उसे कमज़ोर ना बनाए रखना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, स्त्रियों के प्रति मालवीय जी का क्या दृष्टिकोण था, इसको हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो आइए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे, स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें और उनको चलाना सीखें ताकि वे किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक है। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ये सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि जो उसमें प्रेजेंट टाइम में उस समय की स्त्रियां थीं वो अपने साथ पिस्तौल रखें और उन्हें चलाना भी सीखें, क्योंकि उस समय उन्होंने बताया जिस प्रकार से अंग्रेज रखते थे, अंग्रेज महिलाएं रखती थी, उस प्रकार से हिंदुस्तान की, भारत की महिलाएं भी रखें जिससे अपने आप की रक्षा कर सके। कभी कठिन परिस्थितियाँ आए, आक्रमण काल हो, उस समय अपने आप का उस दूसरों से, अंग्रेज़ों से या किसी से भी, अपने दुश्मनों से वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसलिए सबसे ज़्यादा उन्होंने किस पे जोर दिया, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया और बाल विवाह था उस पर उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मालवीय जी ने की क्या सोच थी। जो काशी का विश्वविद्यालय है उसको किसने बनाया था बच्चों, उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। उसके पीछे उनका क्या विचार था ये यहाँ पे लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर में लिखेंगे, महामना मदन मोहन मालवीय एक राजनीतिज्ञ से अधिक शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, वो एक राजनीतिज्ञ से अधिक क्या थे, एक शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। जाहिर सी बात होती है, अगर आप अशिक्षित नहीं हैं तो समाज में आप उस तबके के योग्य नहीं हैं जो आपके जो शिक्षा के अधिकारी, मतलब शिक्षा के जिस पायदान पे आपको जाना चाहिए, अगर आप शिक्षा नहीं पा रहे हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा अगर आप ग्रहण करते हैं तो बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ होती है जिसको आप समझ पाते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन्होंने भी माना उस समय जो सारी समस्याओं का जो जड़ था वो क्या था, अशिक्षा थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया, शिक्षा पे दिया। वे शिक्षा को पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। जो पुरातन हमारी मूल्य थे और नवीनतम मूल्यों के बीच में शिक्षा को देखते थे, यानी कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा हो जाती है तो पुरातन जो कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कि समाज के लिए बुरी हैं उनको हम हटा सकते हैं। वो किसके माध्यम से हटा सकते हैं, उस शिक्षा के माध्यम से ही हम हटा सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उसको एक सेतु के रूप में देखा। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी का सपना था कि वे सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने ऐसा स्तर दिया था, इस शिक्षा का ऐसा प्रबंध करने की कोशिश की थी कि कोई भी जो बच्चा हो गरीब का, वो कभी भी शिक्षा से दूर ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। इनका यही मेन लक्ष्य था कि इसीलिए उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। आप लोग सभी लोग जानते हैं जो काशी बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने कराया था। आप देखे थे जब मोदी जी का वहाँ पे रैली हो रही थी, उन्होंने वहाँ से संसद चुनने के लिए जब अपना वो पर्चा दाखिला करने जाते हैं तो आप सबसे पहले वो मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर पुष्प अर्पण करते हैं, उसके बाद वो अपने रैली निकालते हैं। तो आपने देखा होगा वो मदन मोहन मालवीय जी का काफ़ी बड़ा वहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगी है। तो इसलिए उनका, क्योंकि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने करवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ में साथ साथ आए शब्द जो पुनरुक्त शब्द हैं, इसी प्रकार दिए गए पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पुनरुक्त शब्द का क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेंगे पुनरुक्त शब्द होते क्या हैं। जैसे यहाँ पे साथ साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, पुनरुक्त शब्द। दूसरा है अपना अपना, धीरे धीरे, छोटे छोटे, हंसते हंसते और पानी पानी। उत्तर में लिखेंगे,
अपना अपना, इसका अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तुम सबको अपना अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यानी कि ये जो अपना अपना वर्ड है, पुनरुक्त वर्ड है, इसको कहीं ना कहीं आपके वाक्य में आना चाहिए। तो आपने देखा, तुम सबको अपना अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरा है धीरे धीरे। धीरे धीरे उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिल ही गई। छोटे छोटे, इन छोटे छोटे कामों से सफलता पाकर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अगला है हंसते हंसते। छोटे बच्चों के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अगला शब्द है पानी पानी। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, इस पाठ को पढ़कर अब ये लास्ट प्रश्न है बच्चों। ये काफ़ी थोड़ा लंबा चैप्टर हो गया था, तो क्योंकि ये लास्ट चैप्टर था तो जाहिर सी बात है थोड़ा लंबा होना ही हो सकता था, थोड़ा लंबा। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये लास्ट क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, इस पाठ को पढ़कर आपके मन में मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं उभर रही होंगी। उन विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आपके पास बुक होंगे, बुक में जाइएगा, देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप इनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर प्रभावित होंगे। तो उन्हीं जो जिससे आप प्रभावित हुए होंगे, जो आपके मन के उनके अंदर की विशेषताएं आपके मन में उभर रही होंगी, उसको यहीं पे लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप पढ़ के लिख के देते हैं तो बहुत बढ़िया आपका आंसर होगा, बहुत ही मस्त होगा। और अगर नहीं वहाँ पर पढ़ पाते तो यहाँ पे मैं तो करा ही रहा हूँ, इसको यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। तो लिखते हैं उत्तर में, पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और साक्षी थे। वे हिंदू धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। वे विश्व बंधुत्व के भाव के सच्चे समर्थक थे। मालवीय जी छुआछूत, अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा, उसमें गौरक्षा भी प्रमुख विषय था। महामना मदन मोहन मालवीय जी एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक शिक्षा शास्त्री भी थे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। महामना मदन मोहन मालवीय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक साथ उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, साहित्यकार और पत्रकार थे। वे ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रबल विरोधी थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी मालवीय जी भारत के सर्वोच्च स्थान भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, इन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। इनका विचार था कि हर स्त्री, हर बच्चा, हर गरीब पढ़े। सबसे पहले इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि समाज शिक्षित हो, जिससे कि समाज शिक्षित होगा। कहीं ना कहीं हम पुराने जो पुरातन मूल्य हैं, जो पुरातन परंपराएं हैं, उसको हम तोड़ करके कहीं ना कहीं आगे नई परंपराओं के साथ हम अपने समाज को, अपने देश के राष्ट्रहित के लिए अच्छे कार्य कर सकें। तो आप भी जानते हैं, शिक्षा एक ऐसा हथियार होता है जिससे हम पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। एक सेंटेंस बोला था नेल्सन मंडेला जी ने, उन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका अर्थ यह होता है, एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खतरनाक, यानी हम कह सकते हैं शस्त्र है। वेपन मान लिया क्या होता है, शस्त्र है, जिसका यूज करके हम पूरे विश्व को, पूरे भारत को नहीं, सिर्फ पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं आपको भी शिक्षा पे ध्यान देना है। अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति जो भी है, अपने दोस्तों को प्रति जो भी जैसा दिखे
हर से अगर कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा है तो उसको अवेयर करिए, उसको आप जागृत करिए कि शिक्षा कहीं ना कहीं हो। एडमिशन अगर नहीं लिया तो एडमिशन जाके ले। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होगे कोविड-19 की वजह से लोग घर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि क्लासेस नहीं चलने वाली हैं, स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो आपके यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके माध्यम से आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करिए करिए। और आप अपने घर में भी देखते होंगे कुछ बड़े लोग होंगे, उनसे भी उसकी मदद लीजिए। बगल में जो भी लोग होंगे कुछ पढ़े लिखे तबके के लोग होंगे, उनसे भी आप बात करते रहिए। वहाँ से भी कुछ अगर कोई दिक्कत होती है प्रश्न पूछ सकते हैं हम। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं अपना आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ आपको, और उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आवश्यकता होगी वो कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है यहाँ पे 8726340048, और मेरा नाम है राजन गौड़। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी समस्या होगी उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर देख लीजिए, 8726340048, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें पूछ सकते हैं। आपका सिलेबस आज यहीं पे कंप्लीट होता है। कक्षा 7 का ये मंजरी का चैप्टर नंबर 21 था, 21 नंबर चैप्टर था, ये यहीं पे आज कंप्लीट होता है। तो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। आप जो चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट को चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में या इस पे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या करते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ाना है, एक्सरसाइज करानी है, सबका हम एक्सरसाइज करा देंगे। इसलिए हमने सिर्फ एक्सरसाइज को चूज़ किया, और क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी तो आप शायद उसको देख नहीं रहे थे। वीडियो को छोटा करने के लिए एक्सरसाइज हमने उठाया, सिर्फ एक्सरसाइज पे ही ध्यान दिया। तो आप एक्सरसाइज जो भी आपके स्कूल में कराया जाता है, यहाँ से आप नोट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। आप यहाँ से नोट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जो डाउट्स रह जाते हैं वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या खुद मुझसे आप कांटेक्ट कर से पूछ सकते हैं। हमने नंबर आपको दे दिया है। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं पे हम बंद कर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।